अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। फॉर इंस्टेंस, मखसूस नशिस्तों के केस पर ये जो फैसला आपने, उसके बाद बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कासिफ अजीजा साहब को कहा है कि वो मेरे केसेस की समाअत ना करें। फिर उसके बाद पीसीबी में सर्जरी का आगाज हो चुका है और काफी यहाँ पेशरफ्त इस मुतालिक हमने देखी है। तो सबसे पहले पहले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। ये जो फैसला है, इस पर अंदर की बात क्या है? देखिए, लोग 3 तरह के फैसलों की बात कर रहे हैं। एक फैसला लोग बड़ा कह रहे हैं कि जी ना पीटीआई को दें और ना हुक्मरान इत्तेहाद को दें, ये सीटें ख़त्म ही कर दें। दूसरा है कि हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएँ और तीसरा है कि पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएँ। ये 3 फैसलों की पेशगोई या 3 मुमकिना फैसले हैं जिन पर बात हो रही है। लेकिन ये बात भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन लाएगा और कोई ऐसा मिडल का कोई फैसला लाना चाहेगा जो उसमें से वो दोनों तरफ को राजी रख सके। लेकिन आइन और कानून के तहत वो कितना मुमकिन है? देखें, ये जो फैसला है कि ना हुकूमत को दी जाए, ना ऑपोज़िशन को दी जाए, ये फैसला रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मारवाए आइन मुका फैसला होगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, तो ये आइन से तजावुज़ करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली की नशिस्तें कम या ज़्यादा करने का इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, कि वो किसी स्ट्रोक ऑफ पेन से 13 सुप्रीम कोर्ट के जज फुल कोर्ट बैठ के कौमी असेंबली की नशिस्तें कम या ज़्यादा कर दें। तो अगर वो ये नशिस्तें ना हुक्मरान इत्तेहाद को देते हैं, ना पीटीआई को देते हैं, तो फिर खाली रखते हैं, तो फिर नशिस्तें कम हो गईं। और फिर ये तो आइन के तहत ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख़्याल में नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये इख्तियार इस्तेमाल करेगा, तो ये वैसा ही इख्तियार इस्तेमाल होगा जैसा आपने कहा कि अगर अदम एतमाद में वो वोट नहीं भी डालते तो या तो वोट डालेंगे, तो उनका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो डी-सीट भी होंगे, जो आइन की खिलाफ वर्ज़ी थी। जिसको बाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है और वो फैसला उनका जो है आइन से तजावुज़ है। जब आइन में लिखा है कि वो वोट डालकर नाअहल होंगे, तो फिर वोट तो काउंट होना चाहिए था। तो अगर वोट भी नहीं काउंट होगा तो फिर नाअहली क्यों होगी? इसी तरह अगर तो कल कोई ऐसा फैसला हम देख रहे हैं, जो आइन से तजावुज़ होगा और जो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो फिर तो ये कोई इतना मैं इसको पॉज़िटिव नहीं देखता। लिहाज़ा मेरे नज़दीक आइनी और कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ही ऑप्शंस हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ये है कि यहाँ हुक्मरान इत्तेहाद को दे दें, जिसके हक में इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दें, जो कुछ जजेस की राय थी और उनके ख़्याल में कि ये उनको मिलनी चाहिए। मेरी सर, ज़ाती आपने राय कभी मेरी जी ज़ाती जी राय में तो हुक्मरान इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब इस केस के हवाले से सियासत भी बहुत हो रही है। आप समझें कि जजेस इस केस के हवाले से इसलिए सेंसिटिव नहीं है कि वो पीटीआई को सीटें देना चाहते हैं। जजेस इसलिए सेंसिटिव हैं कि अगर ये सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाती हैं, तो हुक्मरान इत्तेहाद को 2 तिहाई मिल जाएगा। जब हुक्मरान इत्तेहाद को 2 तिहाई मिल जाएगा, तो वो आइन में तरमीम कर सकते हैं। आइन में तरमीम करने के हवाले से ये क्यासरई चल रही है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को तौसीह दी जा सकती है, जजेस की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाई जा सकती है, चीफ जस्टिस के ओहदे को टेन्योर पोस्ट किया जा सकता है और इस सब के लिए आइनी तरमीम चाहिए। लिहाज़ा वो जजेस जो आगे चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं और जो ये नहीं चाहते कि काज़ी फ़ायज़ ईसा रह सकें, वो इस खौफ में भी कहीं हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ फैसला करना चाहते हैं कि अगर हुक्मरान इत्तेहाद की सीटें बनती भी हों, तो ये दे देंगे तो कहीं काज़ी फ़ायज़ ईसा ठहर ना जाए। तो मेरे ख़्याल में कुछ काज़ी फ़ायज़ ईसा के को अगले जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है अक्टूबर के बाद, उनको जल्दी है, लिहाज़ा वो उस फौरी अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनने के लिए आइन कानून से हटकर ये कहते हैं कि एक दफा तो सीटें खत्म करके ताकि कई सब तो घर जाएं। तो लिहाजा इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट की अंदर की सियासत को भी समझना होगा कि कौन सा जज किस तरफ वोट डाल रहा है और वो किस राय से डाल रहा है। कुछ जजेस इसलिए भी डाल रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि काई साहब ठहर जाएं, कुछ जजेस इसलिए डाल रहे हैं कि उन्हें चीफ जस्टिस बनने का बहुत जल्दी है और कुछ अपनी पीटीआई की मोहब्बत में। तो ये बड़ा ही क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। ये कुछ भी फैसला आ सकता है 7-6 से 8-5 से, इससे ज़्यादा डिवीज़न नहीं होगी और मुझे लगता है कि ये बहुत क्लोज़ कॉन्टेस्ट है।
सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कि बानी पीटीआई ने कह दिया है कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं वो उनके केसेस पर समाअत ना करें। अब तो ये उनकी जानिब से बरमला कह दिया गया, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अब ये जो उनकी रिहाई का अमल है, ये जो उनके केसेस हैं, ये कहाँ को जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी तो उन्होंने नैब तरमीम के हवाले से ये बात कही है। आपको कानून समझना होगा। जब केस किसी जज के पास लगता है, तो आप पहली समाअत पर ही ये एतराज़ कर सकते हैं कि आप मेरा केस ना सुनें। ये नहीं होता कि दौरान-ए-समाअत जब आधे से ज़्यादा केस चल जाए और आपको लगे कि जज साहब मेरे हक में नहीं जा रहे, तो आप यकदम कह दें कि जज साहब मेरा केस ना सुनें। अब ये नैब तरमीम केस जिसमें अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये केस काज़ी साहब को मेरा नहीं सुनना चाहिए। उसकी 2 समाअतों में तो खुद इमरान खान साहब भी शरीक हुए और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पीटीआई के वकील पहले दिन से शरीक हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और तहरीके किसी ने भी नहीं कहा, तो लिहाजा ये आईनी और कानूनी तौर पे इन द मिडल ऑफ द केस, आप केस के दरमियान में ये एतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है जज आपकी राय से मुत्तफ़िक ना हो रहा हो और आप देखें कि जज मेरे खिलाफ फैसला करने जा रहा है, तो आप यकदम जज पर अदम एतमाद कर दें। ये वैसे नीचे हुआ है, अब लोग कहेंगे जी ख़ावर मानिका ने बिल्कुल फैसले वाले दिन अदम एतमाद कर दिया और ख़ावर और वो केस ट्रांसफ़र हो गया, तो इमरान खान क्यों नहीं आखिरी दिन कर सकते? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ख़ावर मानिका वाले केस में अगर वो जज साहब ना लिख कर देते कि मैंने नहीं सुनना, तो वो फैसला दे सकते थे। कानूनी तौर पे इसकी रुकावट नहीं है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल ऐसी रिवायत मौजूद नहीं है, लोअर कोर्ट्स में तो फिर हो जाता है। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब को अक्ल आने में बहुत देर लग गई। उन्हें यहाँ तो पहली पेशी में कहना चाहिए था और अगर वो पहली पेशी में नहीं कह सके, तो अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे इमरान खान का कौन-सा केस है जो इस वक़्त काज़ी फ़ायज़ ईसा के पास है? कोई केस नहीं है। ये एक मखसूस नशिस्तों वाला केस है और एक नैब तरमीम वाला केस है। इसके अलावा तो कोई केस इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का नहीं है। वो तो नीचे ट्रायल कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स में अभी फँसे हुए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में तो ना इमरान खान की कोई ज़मानत आई है, ना उनका कोई मुकदमे का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है। ये नैब तरमीम के हवाले से बात है और वो उन्होंने बहुत देर कर दी है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे सर्जरी को लेकर। तो पीसीबी में सर्जरी का कहा जा रहा था कि जो पीसीबी के चेयरमैन है वो सर्जरी करेंगे, तो अब उन्होंने आगाज कर दिया है। काफी अहम तब्दीलियां की गई हैं, लोगों को ओहदे से हटा दिया गया है, फॉर इंस्टेंस अब्दुल रजाक और वहाब रियाज को। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, वहाब रियाज़ तो पहले दिन से पर्ची थे। सिफ़ारशी थे। वो मोहसिन नकवी साहब के साथ चूँकि सूबाई काबीना में आए, मोहसिन नकवी साहब के ज़ाती ताल्लुकात पर, तो मोहसिन नकवी साहब उनको पीसीबी में भी अपने साथ ले आए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को नज़र आया कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की कश्ती में सुराख कर दिए हैं, तो उन्होंने उनको उतार दिया अपनी कश्ती से। और वहाब रियाज़ का कि बतौर क्रिकेटिंग कैरियर भी वो कोई ऐसे अपराइट नहीं रहे थे कि आप कहते कि जी बड़े समझदार हैं और उनको पाकिस्तान का फौरी तौर पे चीफ सिलेक्टर बना दिया जाए। बहुत जूनियर थे वो चीफ सिलेक्टर के लिए, उनसे बहुत सीनियर लोग अभी मौजूद थे। दूसरी बात ये है कि मैं नहीं समझता कोई भी सर्जरी जो है वो बाबर आज़म और रिज़वान को निकाले बगैर मुमकिन है। अगर आपने बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को रखना है, तो फिर कोई सर्जरी नहीं है। आप बेशक शाहीन शाह अफरीदी को भी निकालें, आप नई टीम लेकर आएँ। अभी इनको साल 2 साल बट ये जितनों ने सियासत की है क्रिकेटर्स ने, जी, जो भी टीम हमने खिलाई, उस टीम को तो एक होके खेलना चाहिए था। इनको इनको बाहर बिठाना चाहिए, बड़ा प्लेयर है या छोटा प्लेयर है, रिज़वान है या बाबर आज़म है। इनको बाहर बिठाने बगैर कोई सर्जरी नहीं होगी। जब तक आप बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को, शाहीन शाह अफरीदी को, इन तमाम सीनियर्स को घर नहीं बिठाएँगे और इनको कहीं जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और तमीज़ करें और इंसान बनें। इनको कोई एनओसी ना दें बाहर की लीग खेलने के लिए ताकि ये आराम से घर बैठ के इनको अपनी गलती का अंदाज़ा हो और इनको एक किस्म की जेल देने वाली बात है कि इनको घर बिठाएँ, इनको कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें जाके सिर्फ़। सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। उसके बाद इनको साल 2 साल बाद देखें, तो अभी मेरे ख़्याल में सर्जरी बगैर बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान की सर्जरी के पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई सर्जरी जो है वो सर्जरी नहीं होगी। ये कॉस्मेटिक है। ठीक है, चीफ सिलेक्टर को हटाना चाहिए था, उनको हटाना चाहिए था और ये वहाब रियाज़ और रज़ाक तो थे पर्ची देखिए ना जो और इनको फौरी तौर पे हटाना मैं इस फैसले को दुरुस्त समझता हूँ। लेकिन अगर आप तमाम करने के बाद बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को कायम रखेंगे, तो फिर कोई सर्जरी नहीं है। फिर मेरा मतलब है कि आप बड़े फैसले करने के लिए तैयार नहीं।
तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।